गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर की अगली सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसकी शुरुआत हम थोड़ा पिछले लेक्चर से करेंगे। आपने पिछला लेक्चर पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था यही पता होगा आप लोगों को। चार्ज यानी कि आवेश के बारे में आपको पता है। मैंने बताया था आवेश आपका दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। पॉजिटिव पॉजिटिव यानी या निगेटिव निगेटिव अर्थात समान आवेश हों उनमें क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और विपरीत आवेश यानी कि पॉजिटिव निगेटिव, जब निगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। इसके बाद आपने यही पढ़ा था, आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था। इसके आधार पर आवेश नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात ना तो निर्माण यानी कि उत्पन्न किया जा सकता, कह सकते हैं, और ना ही नष्ट किया जा सकता। क्या नष्ट किया जा सकता, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अर्थात यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन था और ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो देखो अभी अगर नहीं गया तब इसमें कितना चार्ज है, जीरो, नथिंग, न्यूट्रल है। लेकिन यदि एक इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चला गया तो इसमें क्या आ गया, नेगेटिव, इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव। लेकिन अब भी देखेंगे तो प्लस माइनस इक्वल जीरो, न्यूट्रल है। लेकिन फिर भी एक इसमें प्लस चार्ज आ गया, एक इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, कारण सिर्फ ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या आता है, समान आवेश है, इनके बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। विपरीत आवेश यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच या नेगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या लगता है, आपका आकर्षण बल लगता है। बात इसकी कि इनकी वैल्यू कितनी होती है, और उस वैल्यू का मान या उस वैल्यू के लिए जो फार्मूला दिया जिस वैज्ञानिक ने, उस वैज्ञानिक का नाम है कूलाम, जिसके आधार पर हम उसको कूलाम का नियम भी कहते हैं। और उसने किसका मान दिया, विद्युत बल का मान दिया, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए कूलाम का नियम बहुत सिंपल नियम है। इसकी चर्चा हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा कक्षा घेरा से। कक्षा घेरा में आप लोगों ने एक पढ़ा होगा नियम, कौन सा नियम है वो, याद करिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन सा नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, इसमें आपने क्या पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया था किसने, न्यूटन ने, कि जब दो बॉडी हैं, इसका मास m1 है, यदि इसका मास m2 है, इनके के बीच की दूरी r है, तो दो बॉडी, ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड होते हैं, इनके बीच एक बल लगता है जिसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। और उसका मान होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और जब इसको एक साथ लिखते हैं तो m1 m2 अपान r स्क्वायर या F बराबर g m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ g आपका क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसी के आधार पर हमें आज कूलाम का नियम पढ़ना है। कूलाम के नियम के बारे में कूलाम ने बहुत सिंपल इसी फैक्ट के आधार पर बताया, एक्सपेरिमेंटल बुक लेकर के, कि सपोज दो आवेश हैं, ये है, ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। इनका मान अभी देखते नहीं, पॉजिटिव की नेगेटिव, सिर्फ इनकी वैल्यू देखते हैं। तो कूलाम ने क्या बताया कि इनके बीच लगने वाला विद्युत बल, कौन सा बल, विद्युत बल F, इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको एक साथ लिखा इसने, तो F बराबर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसी को प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को सपोज हम लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए C इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, ये इसने फार्मूला दिया। अर्थात देखो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बल है, विद्युत बल, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इससे पहले फैक्ट देखो कि आवेशों का मान समानुपाती का मतलब अगर मान इनका बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, अर्थात आवेश
जितने ज़्यादा होंगे 10 कूलाम, 15 कूलाम, 20 कूलाम, 50 कूलाम, 1000 कूलाम, आवेश का मान बढ़ने पर उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? इंक्रीज, बढ़ेगा। दूसरी चीज, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा है, वो भी वर्ग के। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि अगर उनके बीच की दूरी बढ़ेगी 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो उससे ज़्यादा तेजी से उसके उनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा? घटेगा, अर्थात कम होगा। यहाँ से ये चीज़ पता चली। अब देखो इस कांस्टेंट के बारे में जिसने बताया, एक्सपेरिमेंटल के आधार पर निकाला, उसको हम आगे चर्चा डिस्कस करेंगे कैसे निकाला। इसकी वैल्यू अभी देख लेते हैं। तो इस सी का मान इसने निकाला, सी की वैल्यू बताई 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसके लिए एप्सिलॉन बताया इसने एप्सिलॉन नॉट के। इसकी चर्चा हम जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तब हम करेंगे अच्छे से। जहाँ एप्सिलॉन क्या है आपका? किसी माध्यम की विद्युतशीलता, क्या है? विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पर जो एक के है, इस के को हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला और निकल सकता है आप यहाँ से, इसको हम आगे इस फार्मूले को पढ़ेंगे भी। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल के। ठीक, तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भी आगे भी यूज होगा, न्यूमेरिकल में भी इसका यूज हो जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। कूलाम ने क्या बताया? कूलाम के नियम, अपने नियम में, ये कह सकते हैं विद्युत बल के नियम में, कि विद्युत बल जो होता है F दोनों चार्जों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम ऐसे ही इसके बाद इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाया, या एक साथ लिखिए प्रोपोर्शनलिटी, एक नेतांक आया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ C क्या है? एक नेतांक है। ठीक है, इसकी वैल्यू इसने बताई 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट के, यानी एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। और अगर हम इसको इसमें मान रख के देखें तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, थोड़ा उसको देख लेते हैं। देन F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसके बारे में आपने देखा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से पूरा का पूरा, क्योंकि पेपर में भी पूरा पूरा कभी कभी आ जाता है ये कूलाम का नियम, ऊपर से लेकर के यहाँ तक पूरा पूरा नोट कर लीजिएगा। इसकी ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। एप्सिलॉन के बारे में बता ही दिया, एप्सिलॉन डायरेक्टली होता है, इसको हम निर्वात के माध्यम से बता सकते हैं कि उसके माध्यम का परावैद्युतांक पता है, अदरवाइज सीधे एप्सिलॉन का मान बता सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, या किसी और कांस्टेंट के वैल्यू उसने न्यूमेरिकली ज्ञात की, उसके बारे में हमें क्या करना है, देखना है कि न्यूमेरिकली वैल्यू उसकी कैसे निकाली उसने। तो उसके बारे में हम आप भी तो ये देखते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी का हम दूसरा मात्रक भी कर सकते हैं, अब इसको बढ़ा बताऊंगा आगे जब मैग्नेटिक पढ़ेंगे, फैराडे अपान मीटर, क्योंकि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर को हम फैराडे भी कहते हैं। इसकी वैल्यू इतनी हो गई। साथ में ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखकर 4 का और पाई की मान रख करके जब इसको टोटली क्वालिफाई करेंगे तो इसका मान आता है 9 गुणे 10 की घाते 9। क्या आता है? 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट इसकी मात्रा ये हो गया, इसकी वैल्यू ये हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये, इसका मात्रक ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि मान मात्रक तो आपको बल का पता ही होता है, न्यूटन मात्रक होता है बल का, विमा आपको पता है क्या होती है,
बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, सबको पता है नॉर्मली, इंटर पढ़ रहे हो 12 में हो। और इसकी विमा क्या होती है? जल्दी से बताओ कमेंट में, जल्दी जल्दी बताओ। इसकी विमा होती है mL/T-2। ठीक, इतना तो आपको सबको पता है। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि विद्युत बल। अब देखो जैसे यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि ये जैसे आपने देखा Q1 Q2 के बीच बल लग रहा है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि विद्युत का ये कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है कि आकर्षण बल है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम में आप हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो कैसा बल होता है? केवल आकर्षण बल होता है। लेकिन इनके बीच लगने वाला बल दोनों टाइप का होता है, आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। निर्भर करता है प्रकृति पर कि यदि दोनों आवेश समान आवेश के हैं, जैसे प्लस प्लस के हैं या निगेटिव निगेटिव के, तो उनके बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। यदि दोनों निगेटिव या सॉरी विपरीत आवेश हैं, यानी ये पॉजिटिव ये निगेटिव या ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो वो क्या है आपके, क्या कहते हैं? आकर्षण बल लगेगा इनके बीच। कैसे लगेगा? आकर्षण। यानी कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम यानी विद्युत बल में अगर मॉडिफाइड रूप या कह सकते हैं थोड़ा बड़ा रूप कौन कह लेंगे, तो वो कौन रूप है? विद्युत बल बड़ा है और गुरुत्वाकर्षण बल इससे छोटा है, क्योंकि इसमें केवल आकर्षण बल आता है, इसमें क्या आते हैं? दोनों के दोनों बल आते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमें पता है कि बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। सदिश में क्या आपको पता होना चाहिए? दिशा। अर्थात जो बल लगेगा Q1 से Q2 की ओर लगेगा, ये Q2 से Q1 की ओर लगेगा। ये निर्भर करता है इनकी प्रकृति पर कि ये प्लस है निगेटिव यानी कि धनात्मक है या तो ऋणात्मक, कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखिए बल की दिशा के बारे में यदि आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, तो बहुत सिंपल ही चीज़ है। बल की दिशा के लिए देखिए यहाँ पर, जैसे सपोज करो विपरीत आवेश नहीं, एक समान आवेश पहले, दोनों प्लस प्लस है, क्या है? दोनों प्लस प्लस। तो सिंपल सी बात है, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अब प्रतिकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को हटाएंगे। हटाने में जैसे दो रस्सी खींच रहे बच्चे, आपको पता है, जिसका बल ज़्यादा होगा दिशा उसकी होगी। मान लो Q1 है, ये Q2 है। सपोज करो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, देन डायरेक्शन किधर की ओर होगी? इधर की ओर। इफ Q1 इज लेस देन Q2, देन डायरेक्शन फोर्स किधर की ओर होगी? इधर की ओर होगी। अर्थात ये बल होगा 1 पर, मतलब ये जैसे Q1 बड़ा है Q2 ज़्यादा है, तो इसने इस पर ज़्यादा फोर्स लगाया, यानी कि F12, और ये क्या है? F21, यानी कि इसने इस पर लगाया ज़्यादा फोर्स और अपनी ओर मतलब इसको रिपल कर दिया दूसरी ओर। अब समझने की बात ये है कि डायरेक्शन इसकी इधर की ओर हो गई, या निगेटिव निगेटिव में देख लो, ये निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव में भी ये भी रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो जिसका फोर्स ज़्यादा होगा Q1 Q2, यदि Q1 ज़्यादा है Q2 से तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, और यदि Q1 लेस है Q2 से तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। दैट मीन्स F12 F21, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कौन किस पर फोर्स लगाएगा। अब यदि हम देखते हैं विपरीत आवेश, कैसा आवेश है? विपरीत, यानी कि दोनों अलग अलग आवेश हैं। जैसे कि देखिए, ध्यान शुरू करते हैं आपका। सपोज करो ये प्लस है, ये क्या है? माइनस। अब इसमें क्या लगेगा? आपका आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल की दिशा कैसे बताएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आकर्षण बल की दिशा बताना बहुत बड़ी चीज़ है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दो चीज़ याद रखिएगा हमेशा, धनात्मक की दिशा किधर की ओर होती है, ऋणात्मक की दिशा किधर की ओर होती है। अगर इतना आपको पता है तो आप आराम से बता देंगे कि नेट बल का फोर्स किधर की ओर कार्य करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो नेगेटिव की डायरेक्शन होती है हमेशा अंदर की ओर होती है। किधर की ओर होती है? अंदर की ओर होती है। जैसे यदि इन दोनों को मिला दे, रेखा बना दे, अंदर की ओर होती है, और पॉजिटिव की डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर होती है। इस बात का हमेशा आप लोग क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। यानी कि निगेटिव की डायरेक्शन अंदर की ओर, अगर उल्टा बना दे, इधर ये निगेटिव बना दे, इधर ये पॉजिटिव बना दे, तो आपका जो डायरेक्शन होगा फोर्स की वो ये कैसे होगी? ये लाइन है, अंदर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी और इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। अर्थात यदि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। तो जो फोर्स होगा हमेशा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, फोर्स क्या होगा? माइनस से इधर की ओर, मतलब देखो अभी मैं बता रहा हूँ, माइनस से प्लस नहीं कह रहा। इस लाइन में दोनों को मिलाने वाली लाइन में
जो निगेटिव द्वारा फोर्स अप्लाई होगा कि अंदर की ओर होगा दोनों के बीच, और जो पॉजिटिव द्वारा होगा वो बाहर की ओर होगा। अभी अभी आगे आप पढ़ेंगे कि लाइन ऑफ फोर्स, बल रेखाएं, विद्युत बल की रेखाएं, उसमें आप समझेंगे कि उसमें कैसे प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसको पहले समझिए कि प्लस में बाहर की ओर और माइनस में अंदर की ओर। तो देखो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, एक दिशा, और एक दिशा में आपको पता होता है कि क्या होता है, फोर्स क्या होता है, टोटल जुड़ जाता है। तभी इन दोनों का इस पर लगाया गया इस फोर्स और इस पर लगाया गया फोर्स क्या कहते हैं, घटना नहीं बढ़ा हुआ आता है। इसकी वैल्यू तो आपको अभी बता ही दी कि एफ बराबर 1/4πε0 कितनी, अगर बड़ा वैद्युत माध्यम निर्वात नहीं है तो के Q1 Q2/R²। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, निर्वात के लिए, किसके लिए, निर्वात के लिए, या थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं वायु के लिए भी मान सकते हैं, क्योंकि वायु भी हल्का निर्वात माना जा सकता है। के का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इस बात को हमेशा गौर रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग का घर है, घर में किसका राज चलता है, आपका, आपके पिताजी का। जिसका भी आपका घर है तो भाई आपका रहेगा। मैं तो नहीं कह दूंगा कि भैया मुझे आना है, चलो निकलो ये मेरा घर हो जाएगा, ये होगा, नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे कोई एरिया है और किसी का फोर्स काम करता है, मान लो ए है और ये बी है, ठीक। अब बी कह दे इससे तुम यहाँ से निकलो, ये मेरा क्षेत्र हो जाएगा, ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस क्षेत्र में जिसका बल कार्य करता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, उसी का क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्षेत्र किसका कहलाएगा, ए। यहाँ पर बी का काम करता है बल, तो ये क्षेत्र किसका कहलाएगा, आपका बी का। किसका कहलाएगा, बी का, क्योंकि जिसका बल उसका क्षेत्र। आपका घर है, आपका बल लगेगा, तो वो किसका क्षेत्र कहलाएगा, आपका क्षेत्र। भारत है, भारत में भारत का फोर्स, भारत की मिलिट्री, भारत का सरकार, सब कुछ भारत का है, तो किसका क्षेत्र, भारत का, पाकिस्तान की नहीं है ये। पाकिस्तान में पाकिस्तान का बल, पाकिस्तान का सब कुछ, तो वो पाकिस्तान का क्षेत्र हुआ। अर्थात जिस एरिया में जिसका बल लगता है वो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्र। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा क्या, किसके बारे में, विद्युत बल के बारे में। किसके बारे में, विद्युत बल के बारे में। तो विद्युत बल से आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, ये क्या है, बल। अब बल है तो बल किसी न किसी किस में लगेगा, एरिया में लगेगा, क्षेत्र में लगेगा, और जिस क्षेत्र में लगेगा वो किसका क्षेत्र कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इसके बारे में हम देखो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो देखो ये, इसको थोड़ा सा देखें ऐसे बेसिक तौर पर, विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र। तो ये अभी आपने जो मैंने आपको बताया, इसके हिसाब से यदि आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल काम करे, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल का अनुभव किया जाए। क्या किया जाए, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि आप लोग ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या करता है, विद्युत बल कार्य करता है। अब विद्युत बल क्या होता है, आपको पता ही है कि जब दो आवेश किसी निश्चित दूरी पर होते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, जिसे विद्युत बल कहते हैं। उस बल का मान कितना होता है, जब बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/R²। प्रकृति क्या होगी, अगर दोनों समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल होगा, अगर दोनों विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग आगे, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब देखिए थोड़ा सा वेक्टर फॉर्मुलेशन देख लीजिए हर एक चीज़ का जो अभी तक पढ़ा आपने। बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि में अब क्या होती है पता है, दिशा होती है। सपोज करो एक जगह कई सारे आवेश हैं, भाई हो सकते हैं 2 आवेश थोड़ी ना हो, 3 आवेश हो, 4 आवेश हो, 5 आवेश हो, तो फिर नेट बल क्या होगा। नेट बल का मान, अब देखो आपको पता है अगर सदिश है, सदिश में अगर सदिश है तो पता है नेट बल, नेट चीज़ निकालनी, सबको जोड़ दो, प्लस है जो प्लस, माइनस जो माइनस, सीधे जोड़ घटा दो, माना जाएगा। लेकिन यदि सदिश है तो सदिश में आपने कक्षा गिरह में पढ़ा है, सदिशों का योग, सदिशों का घटाव, सदिशों का गुणा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, हर चीज़ पढ़ा है। तो सदिशों का एक आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम। तो सदिशों का अगर योग निकालें कई सारे बलों का सिस्टम हो यदि, तो फिर वो अलग तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर हम यदि सपोज करो माने कि एक या एक से अधिक फोर्स है, तो अब क्या होगा, अब पहली बात जो
इसकी डायरेक्शन के यदि हम बात करें तो डायरेक्शन के रूप में बल को कैसे लिखेंगे, तो देखिए डायरेक्शन के रूप में बल को हम ऐसे लिखेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इस चीज़ों का हमेशा यूज किया जाता है आगे, कि इन डायरेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल अब क्या होगा 1/4πε0 के परावर्तनांक पता है, निर्वात के लिए 1 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का हमेशा ध्यान दीजिएगा। यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है, दिशा। यूनिट वेक्टर कक्षागीरस परिभाषा याद रखिए क्या होती है, एकांक वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो उस वेक्टर की दिशा को व्यक्त करता है कि वो किस दिशा में उसका परिमाण है। आई है तो एक्स दिशा में, जे है तो वाई दिशा में, के है तो जेड दिशा में, या कुछ और है तो उसका परिणामी दिशा अलग बताएगा। ठीक, 2-3 वेक्टर एक साथ हो सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में इसका मान ऐसे होता है। अब हम मल्टी फोर्स की बात करें, एक से अधिक फोर्स यदि किसी भी लग रहे हैं, सपोज करो मैं यदि मान लूँ कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 3 आवेश है। ये है आपका Q1, ये है आपका Q2 और ये है आपका Q3, और हमें इसका परिणामी निकालना है। तो इसके लिए हम सिस्टम बनाते हैं। देखो, सभी आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तो हम इसमें सबसे पहले करते क्या है, सिंपल से फंडा समझिए, किसी एक आवेश को कांस्टेंट मान लेंगे, मतलब रोक देंगे। बाकी दो, भाई 3 लोग हैं तो एक को रोक देंगे, बाकी 2 द्वारा बल दिखा देंगे, वही आ जाएगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअल लगाते हैं, परस्पर लगाते हैं। तो इसमें सपोज करो मैंने Q3 को रोक दिया, Q3 को रोक दिया, तो Q1 क्या लगाएगा, Q3 पर फोर्स लगाएगा, अर्थात इसकी एक बल रेखा बना दो। ठीक है, Q1 से Q3 पर लगाया गया फोर्स क्या कहलाएगा, F3(1). ठीक, दूसरा देखिए, इधर Q2 और Q3 के बीच जो बल लगेगा उसको क्या कह देंगे आप लोग, सिंपल सी परिभाषा में F32। ठीक है, अब देखो 2 चीज आई, इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स Q3 पर F32, इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स F31, दोनों का परिणामी है। इन दोनों का परिणामी ये आया, इन दोनों का परिणामी ये आया। अब ये 2 नए फोर्स तैयार हो गए। अब ये 2 नए फोर्स तैयार हो गए, इनका एक परिणामी वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिणामी वेक्टर निकालेंगे। और उस परिणामी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल सी आपको पता ही हो जाएगा, वेक्टर सदिश आपने पढ़ा है। तो 2 सदिशों का योग कैसे निकालेंगे, तीसरे सदिश के बराबर F3 जो तीसरा फोर्स होगा टोटल, वो इन दोनों के योग के बराबर, यानी कि F31। देखिए F3 इक्वल F31 और इन दोनों को योग कर दिया ना, हाँ, प्लस F32। अर्थात देखिए सिस्टम आपने देखा ना, पहले 3 आवेश थे, इसने इस पर बल लगाया, इसने इस पर बल लगाया, इसने इस पर बल लगाया, ये बल आया, इसने इस पर बल लगाया, ये बल आया। अब इन दोनों का परिणामी क्या हुआ, F3 का मान F31 प्लस F32। तो ऐसे आप लोग को कई, जब अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, जैसे सपोज करो एक कह देगा वर्ग है, क्या है, वर्ग, वर्ग के कोनों पर आवेश है, कौन कौन से आवेश, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4। अब कह देगा कि चलो बताओ इसका परिणामी बल कितना होगा, तब आप लोग कैसे बताएंगे, सिंपल। चलो मैं इसको एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ। मैं कह देता हूँ, मान लो कि किसी एक को कांस्टेंट मान लो, Q4 को मान लिया, Q1 को मान लिया, तो देखो ये इस पर फुल फोर्स लगाएगा, ठीक, F14, ये इस पर फोर्स लगाएगा F21, सॉरी 12, ये हुआ, और ये इस पर फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, F13। अब ये 3 फोर्स है, 1 2 3, ठीक है। तो इन तीनों का परिणामी फोर्स अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इन तीनों का परिणामी फोर्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है कि इन तीनों का परिणामी फोर्स जो F टोटल होगा, या F1 कह सकते हैं आप लोग इसे, तीनों को जोड़ दो, तो F12 प्लस F13 प्लस F14, तो इसका टोटल F ऐसे आ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ ट्रिक है, इसके बारे में हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स जब आएंगे। तो इतना वेक्टर समझिए। अब हम आगे आते हैं अपना विद्युत क्षेत्र को पढ़ने में। तो विद्युत क्षेत्र को पढ़ने के लिए हमने अभी तक आपको क्या बताया, आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात, बल पढ़ा, बल से क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र। तो हर क्षेत्र की एक तीव्रता होती है। भाई भारत का क्षेत्र बड़ा है, तो भारत की जो शक्ति होती है, शक्ति यानी कि तीव्रता कह सकते हो, क्या है, ज़्यादा है। पाकिस्तान का क्षेत्र छोटा है, तो उसकी शक्ति क्या है, छोटा, कम है। तो तीव्रता निकाल, इसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर एक नई क्वांटिटी आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ध्यान से समझिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए इसको नोट करते भी जाइएगा, फेयर बनाते जाइएगा आप अपने अच्छे से, ताकि कल को आपको ये फ़ायदा मिले। जब पढ़ रहे हैं तो आप भी लिखिए, और क्लास के बाद आप लोग कमेंट में बता दिया करिए कैसी क्लास लगी, जिससे हमारा भाई आत्मबल बढ़ता रहे, मतलब मोटिवेशन होता रहे कि आगे हम वीडियो डालें ना डालें। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो फिर क्यों अपना 1 घंटे बर्बाद करें भाई, सही है ना। तो कैसा लग रहा है, आपको आगे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कमेंट में आप बता दिए करिए। या कोई सुधार हो कि सर ऐसा नहीं, ऐसा बनाइए, थोड़ा सा इस ऐसा करिए, ऐसा पढ़ाइए, ऐसा करिए, या कोई दिक्कत हो तो आप सुझाव दीजिए अपने, जिससे हम भी थोड़ा अपने जो कमियां हैं उनको सुधारें। नहीं तो फिर क्या मतलब ऐसा इतना समय देने का। ठीक है, तो आप अपना थोड़ा आप भी सपोर्ट करिए, हम तो कर ही रहे हैं जितना मेहनत हो रहा है हमसे, सुझाव भी दीजिए आप अपने। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो वही कह रहा फेयर जरूर बनाते जाइएगा, टाइम वेस्ट न करिएगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में मैंने बताया। विद्युत क्षेत्र क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ विद्युत बल का अनुभव किया जा सके। अब तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, उस विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक विद्युत क्षेत्र को ध्यान दीजिए, तीर से बनाते हैं, ये तीर है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र में कोई बल F काम करेगा, विद्युत बल, इसमें कोई आवेश रख दो, मान लो कोई बल आवेश रख दिया, क्या इसको कह दो थोड़ी देर के लिए Q, ठीक है, ये Q0 कह दो, या Q1 कह दो, Q0 कर दो। अब दोनों चीज याद रखिएगा, ये F जो आया ये किसी न किसी आवेश द्वारा आया होगा। उस आवेश को मान लो Q, क्या मान लो Q, जो F है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो F आया है ये जो आवेश द्वारा आया है उस आवेश को हम Q कहेंगे। ठीक, अब इस आवेश के बल के क्षेत्र में एक नया आवेश आता है, कौन, Q0। ध्यान दीजिएगा, या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे उसमें मैंने इसके पहले बताया कि जैसे कि दो आवेश हैं, मान लो थोड़ी यहाँ देख लो, ये Q1 है, ये क्या है, Q2 है। तो हर आवेश का खुद एक बल होता है, ये भी समझिए आप लोग। इस आवेश का अपना बल होगा, जो इस पर बल आरोपित करेगा उसका बल का मान कितना होगा इधर की ओर, F12, जो इधर की ओर ये बल आरोपित करेगा वो क्या होगा, F21। और जो नेट फोर्स होगा, अगर दोनों प्लस हैं तो भी प्रतिकर्षण बल से लगेगा, F इक्वल F12 माइनस F21। प्रतिकर्षण बल में जो बड़ा होगा उसका माना जाएगा, और आकर्षण बल में आपका क्या होगा, F इक्वल F12 प्लस F21। भाई सीधी सी बात है, आकर्षण बल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ये जो बल है F, ये दोनों का नेट फोर्स है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो इसकी वैल्यू है, मान लो मैंने F12 मान ली, तो F12 द्वारा Q1 के द्वारा लगेगा इस पर, और F21 Q2 के द्वारा इस पर लगेगा। तो मान लो ये F है, ये किसके द्वारा लग रहा है, इस Q द्वारा इस Q0 पर फोर्स लग रहा है, इसका जो क्षेत्र आया। ठीक है, सॉरी, कहने का मतलब समझिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आएगा तो मज़ा नहीं आएगी, पूरा का पूरा अभी तक की मेहनत बर्बाद जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि मैंने कहा कि ये है, प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित करेगा। तो इसने इस पर बल आरोपित किया F12, तो वो किसका कहेगा, इस Q1 का। इसने इस पर बल आरोपित किया F21, ठीक है, तो ये किसका कहलाएगा, Q2 का। नेट फोर्स अगर दोनों आकर्षण है जोड़ देंगे, प्रतिकर्षण है तो घटा देंगे, बड़े में छोटा। इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ जो ये क्षेत्र है, क्षेत्र किसका होगा, विद्युत बल का होगा, तभी विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जब विद्युत बल का वो क्षेत्र है तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल किससे आता है, आवेश से आता है, और दूसरे आवेश पर लगाया जाता है। तो जो ये विद्युत बल है, ये कह सकता हूँ, मान लेता हूँ Q के द्वारा किस पर लगाया गया, Q0 पर लगाया गया। ठीक, इतने बार समझ में आई कि जैसे मैं आपके घर आया हूँ, तो आपका बल मेरे ऊपर लगेगा। आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ बैठूंगा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगा। ये नहीं कि मैं उत्पात मचाना शुरू कर दूँ, नहीं, आपका घर होगा मैं सीधे इधर उधर बैठूँ, फेंकूँ सामान, है ना। तो ये बल जो है इस आवेश का है, और ये आवेश इसके बल के क्षेत्र में आ गया। तो अब इस
आवेश पर इसके बल के क्षेत्र की मान या इसके बल के क्षेत्र का प्रभाव कितना होगा, उस प्रभाव को कहते हैं क्या, तीव्रता। सीधी सीधी बात, गरीब घर में जाएंगे तो बेचारा धीरे धीरे करके दब रहेगा, या कह सकते हो ठीक है आप सम्मान है तो थोड़ा सा करेगा। बहुत करोड़पति या अरबपति के घर में जाएंगे, आप गरीब है, मान लीजिए मध्यम वर्ग है, नहीं इतने अमीर हैं, तो क्या करेगा वो, आपको उसके सामने बहुत सभ्यता से पेश आना पड़ेगा, नम्रता से, और थोड़ा बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। तो वो निर्भर करता है कि वो आवेश कैसा है। लग गया। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इस आवेश की प्रकृति भी हम परिभाषित नहीं किए। ये आवेश एक बिंदु आवेश भी हो सकता है, एक रेखा में भी हो सकता है, एक सरफेस में हो सकता है, कई सारे आवेशों का समूह हो सकता है, एक आयतन में हो सकता है। तो अभी हम इसके बारे में आगे इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। तो पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्या होती है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर या एकांक आवेश पर कह सकते हैं तीव्रता, ठीक है, क्या होती है, एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर होती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो आवेश गया उस पर लगने वाला या उस पर कार्य करने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस एकांक आवेश पर लगने वाले इस विद्युत बल के बराबर होती है। अर्थात कहने का यदि सूत्र कहें, इसको हम ई से लिखते हैं, ठीक है। तो ई बराबर एफ अपान क्यू नाट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्यू नहीं क्यू नाट, जिस पर निकाला, मैं घर आया तो मेरे पर आपका कितना बल लगेगा, यानी कि एकांक आवेश कौन सा, जो उसके क्षेत्र में गया, तो ये बाहर से गया था, तो इस पर लगने वाला विद्युत बल उसके क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर देखिए, बल सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होगी, ठीक है, तो ये सदिश राशि होगी। तो इसको डिब्बे में बंद कर लीजिए। यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये क्यू नाट क्या है, वो आवेश है जो उसके क्षेत्र में गया, उस पर कार्य करने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, उस पर लगने वाले उस विद्युत बल के बराबर, यानी कि एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर, ई बराबर एफ अपान क्यू नाट। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए देखें, बिंदु आवेश के कारण, किस कारण, बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए क्यू है, क्यू नाट है, ठीक है, इनके बीच की दूरी आर है। तो इस क्यू द्वारा इस पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, पहले इनके बीच बल निकाल लीजिए। बल कितना होगा आपका 1/4πε0 के क्यू नाट अपान आर स्क्वायर। तो ई बराबर क्या होगा आपका पता है, एफ अपान क्यू नाट। तो एफ अपान क्यू नाट, तो आपका ई बराबर इतना है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, एफ का मान इतना रख दीजिए 1/4πε0 क्यू नाट अपान आर स्क्वायर इंटू 1/क्यू नाट। क्यू नाट से क्यू नाट कैंसिल, तो यहाँ से देख लीजिए आप क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 के भी है यहाँ पर क्यू अपान आर स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो क्यू है, ये वो क्यू नाट है जो बाहर से उसके क्षेत्र में गया। इस फार्मूले में जो ये क्यू आया, ये वो क्यू है जिसका क्षेत्र है। दोनों फार्मूले ई को निकालने के लिए हैं। अगर वो क्षेत्र, वो आवेश जिसका क्षेत्र है उसका मान और उनके बीच की दूरी दी है, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, या उस क्षेत्र द्वारा, उस आवेश द्वारा बल और दूसरा आवेश का मान दिए तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। सिंपल सी बात समझिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दिमाग का दही नहीं करना, सिंपल सी बात है। देखो कि मैं आपके घर आया, आपने मुझ पर बल लगाया, तो वो आपकी कहलाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से परिभाषित है, सिंपल से पहले एक परिभाषा के आधार पर कि आपका जितना बल मुझ पर लगेगा वो कहलाएगा आपकी तीव्रता, यानी कि ई बराबर एफ अपान क्यू नाट। एफ का मान आपका बल मान रख दिया, तो
जो क्यू नॉट मेरा वाला कैंसिल हो गया, तो आपका क्यू नॉट बचा, तो क्यू नॉट अपान आपका क्यू बचा क्यू अपान आर स्क्वायर, इतना हो गया। सिंपल सी बात। अभी हम इस क्यू को डिफाइन करेंगे 3 प्रकार से, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उसको हम इसके बाद बताएंगे। थोड़ा सा इसकी बेसिक चीज़ देख लेते हैं। आपको पता ही है इसकी बेसिक चीज़ क्या है, मतलब मात्रक और सारी चीज़ें, तो वो चीज़ हम थोड़ा देख लेते हैं। इसको हटा दो थोड़ा सा। हाँ, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, मात्रक तीव्रता का मात्रक, सिंपल सी बात देख लीजिए। सूत्र से देखिए, बल, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। सिंपल सी बात। कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है। बीमा क्या होगी, देखिए बीमा सिंपल सी बात है, एफ की बीमा और क्यू की बीमा लिख दीजिए। एफ की बीमा क्या होती है आपकी, देखिए एफ की बीमा पता है आपको, एम एल टी माइनस 2 अपान क्यू, क्या क्या होता है, क्यू बराबर, ये क्यू बराबर होता है आई टी, आई बराबर क्यू अपान टी, क्यू बराबर आई टी। आई क्या है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की बीमा ए और टी की बीमा टी, तो इसकी बीमा हो जाएगी क्या, एम एल, टी ऊपर जाएगा तो e की पावर -3, ए ऊपर जाएगा तो e की पावर -1, अर्थात ये बीमा कहलाएगी आपकी किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे बहुत सारे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो हम पहले इतना देखेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया जैसे आवेश घनत्व, उसको हम देख रहे हैं अभी, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स थोड़ा देखेंगे और तो आपको होमवर्क देंगे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर क्वेश्चन और डाउट भेज दीजिएगा। तो देखिए 3 चीज़ आपने समझी। सबसे पहले चार्ज, चार्ज के बाद विद्युत बल यानी कूलाम का नियम, इसके बाद विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बाद मैंने बताया विद्युत बल जो पहले बताया था। अब मैंने बताया यहाँ पर आवेश घनत्व का एक चर्चा किया। तो आवेश घनत्व के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी की पूरी इस पार्ट में इसका यूज होना है हमें। जब आगे अभी गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे तब बहुत यूज होना है इसका। तो ध्यान दीजिए, इस नया टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर का है, चार्ज डेंसिटी, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको आवेश घनत्व। घनत्व के बारे में आपने सुना होगा, क्या होता है घनत्व, आप दिमाग में तुरंत याद आ जाना चाहिए। यदि द्रव्यमान के केस में देखते हैं, हमेशा सुने हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका क्या कहते हैं, घनत्व। वो जो घनत्व होता है वो आपका होता है मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व एक प्रकार का होता है। यहाँ पर जो पढ़ना है हमें आवेश घनत्व, आवेश के विषय में पढ़ना है। वहाँ पर केवल एक चीज़ आती थी, क्या, आयतन। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे आप लोग कक्षा गिरह में पढ़े होंगे, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ता घूर्ण, या आगे भविष्य में पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र के विषय में, तो वहाँ पर मास का यूज उसकी जो आकार है वस्तु का, उसके आधार पर निर्भर करता है। डिस्क है तो डिस्क के लिए हम एरिया भी यूज कर लेते हैं। यदि लाइन है यानी कि वो छड़ है तो उसके लिए हम उसके लेंथ का यूज कर लेते हैं, पाइप का या बेलन का जैसे मान लेते हैं। ठीक है, तो हर एक का आयतन उसके आकार पर निर्भर करता है, तो वही उसके होता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर आवेश घनत्व को भी 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों। ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। देखिए 3 भागों में होता है। 3 प्रकार की चार्ज डेंसिटी होती है। कौन कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। दूसरी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, नोट कर लीजिएगा इन सभी को ध्यान से। अब तीसरी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हिंदी में कहते हैं इसको रेखीय आवेश घनत्व, इसको कहते हैं पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, इसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व।
मैं तीनों के बारे में ही बताऊंगा। ये 3-4 डेंसिटी होती हैं आपकी, ठीक, इनके बारे में समझना है। अर्थात रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इन 3 चीज़ें बहुत सिंपल हैं, इनके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कहने का अर्थ क्या है इनका। आवेश का वितरण होता है, देखो एक सिंगल आवेश तो क्या हो, बिंदु आवेश हो गया क्यू। सपोज करो जैसे रेखीय आवेश एक ही पाइप है, इस पाइप में सब जगह आवेश हैं, तो हम मान लो इतने सेगमेंट का निकालना है। जब इतने सेगमेंट का निकालना है तो हम कितना आवेश है कैसे बता सकते हैं, तो यहाँ पर आपको डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा कि इसकी एकांक लंबाई में कितना आवेश है, और इतनी लंबाई का गुणा कर देंगे तो इतने में आ जाएगा। मान लो ये सीट है, पूरी सीट में पूरा आवेश है, अब मुझे इतना एरिया में आवेश निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो इसके एरिया के एकांक में आपको पता होना चाहिए आवेश कितना है, फिर इतने एरिया गुणा कर दोगे वो आ जाएगा। कोई बॉक्स है, बॉक्स में पूरा का पूरा मान लो आवेश फैला है, छोटे से बॉक्स के वैल्यू में हमें देखना है, तो उसके लिए कैसे करोगे, तो हमें उसके एकांक आयतन का आवेश पता होना चाहिए, फिर उस आयतन, उस बॉक्स के जो छोटे से आयतन निकालना है जिसमें, उसका गुणा कर देंगे उसके आयतन का, तो हमें आ जाएगा। तो इसी के लिए इनको बताया गया कि आवेश का वितरण किस प्रकार होता है। तो देखिए सपोज करो कि मान लो जब देखो रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व सिंपल है, थोड़ा इनके नाम पे जाइएगा आराम से आ जाएगा। मैं तीनों की परिभाषा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व का तात्पर्य क्या है, अर्थात कहने का मान लो कोई रेखा है, इसमें बहुत, इसमें क्यूब क्या है, क्यूब वितरित है, मैं प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, कैसा चार्ज है बाद में हम जब इसका न्यूमेरिकल्स आएंगे खुद पता चल जाएगा। पृष्ठ है, पृष्ठ में इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, इसका कोई ना कोई एरिया होगा, इसमें बहुत जगह क्यू वितरित है, वॉल्यूम है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, और इसमें सब जगह, सॉरी मान लो मैं थोड़ी, चलो ठीक है प्लस मान लेता हूँ, धनात्मक आवेश है, सब जगह धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात, कोई आवेश का कोई फिक्स चीज़ नहीं है। हाँ, तीनों के मान को मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें टोटल आवेश क्यू है, इसमें भी टोटल आवेश क्यू है, इसमें टोटल आवेश क्यू है। इसकी लेंथ देखा एल, इसकी लेंथ रेखा में तो एल, इसका एरिया ए, और इसका वैल्यू वी। अब आवेश घनत्व, घनत्व तो ध्यान दीजिएगा उस वस्तु के आकार, एकांक आकार, हाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा, उस वस्तु के एकांक आकार पर कितना आवेश उपस्थित है वो उसका घनत्व, आवेश घनत्व कहलाता है। जैसे ये है, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम परिभाषित करना चाहें यदि, तो कैसे करेंगे कि इसको लेमडा से लिखते हैं। लेमडा क्या होती है, एकांक लंबाई में, इस तार की एकांक लंबाई में, लंबाई का भाग दे देंगे, उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय क्षेत्रफल आवेश घनत्व, इसको हम नोट करते हैं सिग्मा से। और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व, इसको कहते हैं रो से। बहुत सिंपल से फार्मूले हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि कठिन तो होनी चाहिए आपको, सिंपल सी बात है। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लेमडा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। ये तो एक कॉमन सी बात, बड़े चीज़ में, छोटे से चीज़ में, स्मॉल स्मॉल चीज़ के लिए देखें, किसी छोटी सी लंबाई के लिए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम आवेश की वैल्यू निकालते हैं, मान लो डीएल लंबाई में, किस लंबाई में, देन इसमें देखें यदि हम छोटे सी लाइन, इसकी मान लो छोटी सी लंबाई इतनी है, कितनी इसकी लंबाई डीएल है, डीएल में आवेश कितना होगा, डीएल में आवेश कितना होगा, मान लो डी क्यू होगा, कितना होगा डी क्यू, तो उस डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये एल ऊपर चल जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल। इस तरह एरिया में डी ए क्षेत्रफल में आवेश, मान लो छोटा सा एरिया है, इस एरिया में आवेश डी क्यू है, तो डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए, ऊपर चल जाएगा। इस तरह छोटे से वॉल्यूम में कर दो तो यानी कह दो डी वी आयतन में, क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर वी ऊपर चल जाएगा, तो रो आयतन कितना डी वी, तो डी वी। ये छोटे सेगमेंट के लिए, मतलब छोटे मान के लिए ये हो जाता है। इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में, आप लोग समाकलन पढ़ चुके हैं, इनके फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि हम देखें, यदि क्यू निकालना है
टोटल कुल आवेश, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा तो कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेमडा इंटीग्रेशन डी एल। यहाँ से क्यू बराबर सिग्मा इंटीग्रेशन डी ए, यहाँ से इसको यहीं पर लिख देता हूँ, चलो क्यू बराबर, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ देखता हूँ, क्यू बराबर कहाँ देखूँ, यहाँ नहीं, यहाँ चलो देख, यहाँ देख लिया, बोला आ जाएगा शायद, हाँ यहाँ जाएगा, क्यू बराबर क्या है, रो इंटीग्रेशन डी वी। ये ध्यान दीजिएगा, लाइन इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। सब कक्षा गियर में पढ़ चुके हो आप लोग, इनके बारे में मैथ में भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहिए होगा तो बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको ऐसे ही एक मैथ की क्लास बता दूंगा। अब सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के आवेश घनत्व पढ़े आपने, रेखीय, क्षेत्रीय, आयतन। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। छोटे सिगमेंट डीएल के लिए आवेश डी क्यू बराबर लेमडा डीएल, क्यों, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्यू बराबर लेमडा डीएल आ जाएगा। इस तरह डी क्यू बराबर क्षेत्रफल डी ए के लिए सिग्मा डी क्यू, सिग्मा डी ए, और आयतन डी वी के लिए इधर ऊपर जाएगा तो डी क्यू बराबर रो डी वी। समाकलन कर देंगे तो टोटल आवेश आ जाएगा पूरे की पूरी बॉडी का, तो क्यू बराबर आपका आ गया लेमडा डी एल इंटीग्रेशन में, ये एल लाइन इंटीग्रल, यहाँ क्यू बराबर सिग्मा इंटीग्रेशन डी ए सरफेस इंटीग्रल, यहाँ क्यू बराबर रो वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी। इसको हम ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, इसको सिंगल इंटीग्रेशन कर देते हैं। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। परिभाषा अगर इनकी लिखना चाहे तो आप, मैंने बोल दिया 2-3 बार बोला है, पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए फिर से बता देता हूँ तो बहुत सिंपल हो जाएगा, मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोग पॉज कर करके लिख लीजिएगा। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखने के लिए आप इसको डालेंगे, सीधे सीधे बात और बोलेंगे कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर पूरा ये फार्मूला नोट करेंगे। इस तरह इसके लिए एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर पूरा नोट करेंगे इसे। और इसके बाद एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसको पूरा नोट कर लेंगे ये हेडिंग डालने की वजह से। इनके मात्रक आपको देख लीजिए, इसका मात्रक क्या होगा, नीचे लंबाई है कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर और कूलाम प्रति मीटर क्यूब, बीमा सब निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। अब हमने इतना पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बड़ा बड़ा कितना पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने, सबके बारे में पढ़ा तो मैं सबके पॉइंट लिखे दे रहा हूँ, इसके बाद आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। हमने पढ़ा आवेश, क्या पढ़ा, पहले आवेश पढ़ा, फिर पढ़ा विद्युत बल, इसी कहते हैं कूलाम का नियम, फिर पढ़ा विद्युत क्षेत्र, फिर पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर पढ़ा हमने आवेश घनत्व, आवेश घनत्व में कितने प्रकार के आवेश घनत्व आपने पढ़े, 3 प्रकार के पढ़े, लैम्डा, सिग्मा और रो, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। आपको इतना रिवाइज करना है, कल का मैं क्लास नहीं लूँगा, पता है ना, एक दिन छोड़ के क्लास रहेगी मेरी, इसके बाद परसों क्लास रहेगी। तो इतना रिवाइज करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजने हैं। अब मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, मेरा नाम रोहित कुशवाहा, आपको पता ही होगा क्या है, रोहित कुशवाहा है, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर है मेरा, नोट कर लीजिए, और इस पर आपको आंसर भेजने हैं 78 97 65 10 36,
ठीक है। आपके मार्क्स मैं उसी आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज दूंगा, कॉपी चेक करके आपकी, आपका सवाल कैसा है, प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स सब कुछ मैं बताऊंगा। एक प्रकार टेस्ट होता है, देखो हर क्लास के बाद जब तक थोड़ा सा क्वेश्चनिंग ना हो तो मज़ा नहीं आती पढ़ने का कि इतना हमने क्या पढ़ लिया। तो वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा इनको ध्यान दीजिएगा।